हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस फॉर 10th में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2026 एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, धातु का अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि पूछा जा रहा है कि धातु से शुद्ध अयस्क, यानी कि धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है अपचयन, बी दे रखा है धातुक्रम और सी दे रखा है परिष्करण और डी दे रखा है आसवन। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा धातुक्रम, यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, धातुक्रम कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जंग किस धातु पर लगता है। पूछा जा रहा है कि इनमें से जंग किस धातु पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तांबा, बी दे रखा है चांदी, सी दे रखा है लोहा और डी दे रखा है एल्युमिनियम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लोहा पर जंग लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, HCl अम्ल जल में घुलने पर कौन सा आयन बनाता है। यानी कि जो HCl अम्ल है वो जल में घुलता है तो कौन सा आयन बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है H- आयन, OH- आयन और सी दे रखा है H+ आयन और डी दे रखा है Na+ आयन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, H+ आयन बनाता है। HCl जल में घुलकर कौन सा आयन बनाता है, तो H+ आयन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है NaCl, बी दे रखा है Na2CO3 और सी दे रखा है NaOH और डी दे रखा है Na2SO4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कड़वा, बी दे रखा है खट्टा और सी दे रखा है मीठा और डी दे रखा है नमकीन। तो अम्ल कैसा स्वाद में होता है, खट्टा होता है, क्योंकि इसका जो pH मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, इसलिए अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है बेस का स्वाद कैसा होता है, यानी कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है खट्टा, बी दे रखा है मीठा और सी दे रखा है कड़वा और डी दे रखा है नमकीन। तो जो हमारा क्षार है वो स्वाद में कैसा लगता है, कड़वा लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। पूछा जा रहा है कि इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बॉक्साइट, बी दे रखा है हेमाटाइट और सी दे रखा है कैल्साइट और डी दे रखा है गैलेना। तो इनमें से जो एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइट है, जिससे एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, pH का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्षारीय, बी दे रखा है उदासीन और सी दे रखा है अम्लीय और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा pH वैल्यू जो होता है, जो pH वैल्यू होता है यहाँ 0 होता है। अब जो 0 से इधर कम में जाता है, जो 0 से इधर जाएगा और जो 0 से इधर प्लस में जाता है, उसका जो मान होता है अम्लीय होता। तो हम जानते हैं कि जो हमारा pH मान होता है यहाँ 0 होता है और इधर 1 2 3 4 ऐसे करके होता है 7 8 तक।
तो पूछा जा रहा है कि 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। तो हमें पता है कि जब विलयन का जो मान होता है 7 से कम होता है तो वह किस प्रकृति का होता है, तो अम्लीय। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो कैसा होगा, अम्लीय। वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NaCl का साधारण नाम क्या है। पूछा जा रहा है NaCl का क्या पूछा जा रहा है, NaCl का साधारण नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है खाने का सोडा, बी दे रखा है बेकिंग सोडा, सी दे रखा है सामान्य नमक और डी दे रखा है धवन सोडा। तो हमें पता है NaCl जो है एक साधारण नमक, इसका नाम जो है सामान्य नाम, यानी कि यह एक कैसा इसका नाम है, सामान्य क्या है, नमक है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Na2CO3, बी दे रखा है NaOH, सी दे रखा है NaHCO3 और डी दे रखा है CaCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि खाने वाले सोडा का। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है CaSO4 × हाफ H2O, बी दे रखा है CaSO4 × 2H2O, सी दे रखा है CaCO3 और डी दे रखा है CaCl2। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र यानी कि सूत्र जो होता है क्या होता है, CaSO4 × हाफ H2O। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है। पूछा जा रहा है जो अमोनिया गैस है उसकी गंध कैसी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कैसी, मीठी, बी दे रखा है तेज़ चुभने वाली और सी दे रखा है खट्टी और डी दे रखा है गंधहीन। तो अमोनिया का जो गंध होता है कैसा होता है, तेज़ चुभने वाली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी धातु को पीट कर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाता है। यानी कि किसी धातु को पीट कर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है तन्यता और बी दे रखा है आघातवर्धनीयता और सी दे रखा है चालकता और डी दे रखा है धात्विकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आघातवर्धनीयता कहलाता है। किसी धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की प्रक्रिया आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है LPG का मुख्य घटक क्या है। LPG का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एथेन, बी दे रखा है ब्यूटेन, सी दे रखा है मीथेन और डी दे रखा है प्रोपेन। तो LPG का जो मुख्य घटक है वो होता है ब्यूटेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोलियम किससे बनता है। पेट्रोलियम जो है इनमें से किससे बनता है। तो ए में दे रखा है पादप से, बी में दे रखा है शैवाल और जीवाश्म से और सी में दे रखा है चूना पत्थर से और डी में दे रखा है धातु से। तो हमें पता है जो पेट्रोलियम का निर्माण होता है वह शैवाल और जीवाश्मों से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन किससे बनता है। साबुन जो है किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वासा प्लस NaOH, वासा प्लस HCl और सी दे रखा है वासा प्लस H2SO4 और डी दे रखा है वासा प्लस NH3। तो हमारा साबुन जो बनता है वासा प्लस NaOH से बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है पूछा जा रहा है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। यानी कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोयला, बी दे रखा है ग्रेफाइट और सी दे रखा है हीरा और डी दे रखा है चारकोल। तो हमारा पूछा जा रहा है कार्बन का शुद्धतम रूप, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है, हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन
किस धातु से होता है, यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया है वो किस धातु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तांबा, बी दे रखा है जस्ता, सी दे रखा है चांदी और डी दे रखा है टीन। तो गैल्वेनाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है किससे होती है, किस धातु से होता है, तो जस्ता। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एथेन का सूत्र क्या है, एथेन का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है C2H4, बी दे रखा है C2H6 और सी दे रखा है C2H2 और डी दे रखा है CH4। तो एथेन का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2। इसी सूत्र पर पूछा जा रहा है कि एथेन का सूत्र क्या है। तो मेथ के लिए हमारा जो होता है, यानी कि मेथ के लिए जो हमारा होता है 1 कार्बन होता है और एथ के लिए हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है एथेन का सूत्र क्या है। तो एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। एथेन का हमारा यही सूत्र, यहाँ पर एथेन का सूत्र ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और जुड़ जाएगा तो यहाँ पर C2H6 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में जोड़ना होता है एल्केन में। तो 2 जुड़ जाएगा, 2 कार्बन और 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 प्लस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एथाइन का सूत्र है, क्या पूछा जा रहा है, एथाइन का सूत्र। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है C2H2, बी दे रखा है C2H4, सी दे रखा है C2H6 और डी दे रखा है C3H6। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एथाइन का सूत्र क्या होता है, C2H2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा है H2 + Cl2 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2HCl। और पूछा जा रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, क्या पूछा जा रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है अपघटन, बी दे रखा है संयोजन और सी दे रखा है परिस्थापन और डी दे रखा है द्विविस्थापन। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 जो अभिकारक हैं, ये 2 अभिकारक मिलकर एक तीसरे प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों अभिकारक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि संयोजन हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये कौन सी अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al और जुड़ रहा है तो निर्माण कर रहा है Al2O3 + 2Fe। ये भी पूछा जा रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा अभिकारक जो है किसके साथ जुड़ता है। तो देखते हैं Fe2 जो है O3 + 2Al जो है Al2O3 का निर्माण कर देता है, यानी कि जो Al है वो O3 के साथ जुड़ जाता है और Fe को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस यहाँ पर देख रहे हैं जो Fe है वो क्या हो रहा है, प्रस्थापित हो जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है CaO + H2O और यह जुड़ कर निर्माण कर रहा है CaOH का होल टॉइज। यह अब किस प्रकार की अभिक्रिया, ये भी पूछा जा रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर हम सिंपल से देख सकते हैं कि ये जो हमारा अभिकारक पदार्थ है, यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है ये अभिकारक पदार्थ, ये दोनों क्या कर रहा है, ये वाले यानी CaO और H2O, ये दोनों जो अभिकारक हैं ये जुड़कर प्रतिफल के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये नया पदार्थ जो है यही दोनों पदार्थ के संयोजन से यानी कि बना है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि यह संयोजन अभिक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। और बी दे रखा है अपघटन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा, परिस्थापन नहीं होगा। और डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, द्विविस्थापन भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, पूछा जा रहा है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है HCl, बी दे रखा है H2SO4 और सी दे रखा है NHO3 और डी दे रखा है CH3COOS। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए में दे रखा है HCl, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साबुन का pH कैसा होता है? क्या पूछा जा रहा है? साबुन का pH कैसा होता है? साबुन का pH क्या पूछा है? साबुन का pH कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 7 से कम, बी दे रखा है 7 से अधिक, और डी दे रखा है ठीक 7, और सी दे रखा है ठीक 7, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो साबुन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो हम जानते हैं कि जब pH मान जो होता है 7 से कम होगा, यानी कि जब 7 से कम होता है तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। और जब 7 से क्या होगा? अधिक होगा। 7 से क्या होगा? अधिक। 7 से अधिक, जब 7 से अधिक होगा तो वो हमारा कैसा होगा? क्षारीय। तो साबुन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसका जो pH मान होगा 7 से ना तो कम कभी नहीं होगा, 7 से क्या होगा? अधिक होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 7 से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दंत मंजन का pH होना चाहिए। क्या दे रखा है? दंत मंजन का pH होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 5, और बी दे रखा है 7, और सी दे रखा है 8 9 होता है ये, और डी दे रखा है 3। तो हमारा दंत मंजन कैसा होता है? भौष्मिक प्रकृति का होता है, तो इसका pH मान अधिक होगा, तो इसीलिए हमारा 8 और 9 क्या हो जाएगा? इसका pH मान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है O2, बी दे रखा है N2, सी दे रखा है CO2, और डी दे रखा है H2। तो हमें पता है कि जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है वो CO2 होता है। इसके बिना जो पौधा है अपना भोजन नहीं बना सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? तो CO2। याद रखिएगा CO2। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जा रहा है, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2026 एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? यानी कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? धातु तत्व पाया जाता है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मैग्नीशियम, बी दे रखा है फेरस यानी लोहा, सी दे रखा है Cu कॉपर, और डी दे रखा है Zn यानी कि जिंक। तो कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है? यानी कि जो हमारे शरीर में रक्त क्या होता है? संचरित होते रहता है हमेशा, तो उसमें जो O2 यानी जो हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त में जो ऑक्सीजन यानी कि O2 किसके द्वारा पहुंचता है हमारे शरीर में? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हीमोग्लोबिन, बी दे रखा है श्वेत कणिका, सी दे रखा है प्लाज्मा, और डी दे रखा है प्लेटलेट्स। तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, तो वो कौन है? हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेराइट अयस्क का सूत्र है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Fe2O3, बी दे रखा है FeS2, और सी दे रखा है Fe3O4, और डी दे रखा है FeCO3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि NHO3 को क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारा यानी कि HNO3 यानी कि पूछा जा रहा है कि SNO3 को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्रोक्लोरिक अम्ल, बी दे रखा है नाइट्रिक अम्ल, सी दे रखा है गंधक अम्ल, और डी दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम NHO3 को क्या कहते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। जो तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। SNO3 को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। इसको याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारा
O3 है, इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है FeS2 को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पाइराइट, बी दे रखा है हेमाटाइट, सी दे रखा है बॉक्साइट और डी दे रखा है गैलेना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे पाइराइट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है धातुएं विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है? पूछा जा रहा है कि जो हमारे धातु होते हैं वो विद्युत का अच्छा चालक क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, बी में दे रखा है धातु भारी होते हैं इसके कारण, और डी दे रखा है वो हल्के होने के कारण, और सी दे रखा है हल्के होने के कारण, और डी दे रखा है ऊष्मा के कारण। तो धातु जो होते हैं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, हमें पता है, लेकिन यह क्यों होते हैं इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो हमेशा क्या होते हैं? संचरित होते रहते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होते रहते हैं। इसी के कारण धातु जो होते हैं उनको विद्युत का क्या माना जाता है? अच्छा चालक माना जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में विद्युत यानी कि करंट प्रवाहित होने के लिए उसमें सबसे मेन उत्तरदायी होता है जो होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी के कारण किसी भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, उसमें जो होता है करंट प्रवाहित होता है, अन्यथा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसमें प्रवाहित नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली गिरने पर NO2 गैस से मिलकर कौन सा अम्ल बनता है? यानी कि जब बिजली गिरता है तो NO2 गैस से मिलकर कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है HNO3, बी दे रखा है HCl, सी दे रखा है H2SO4 और डी दे रखा है HCH3 COOH। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, SNO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र है, पूछा जा रहा है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है? ए दे रखा है C6H12O6, बी दे रखा है C2H6O, सी दे रखा है C6H6, डी दे रखा है C6H10O5। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस में किस प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? यानी कि फोटोसिंथेसिस है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन, तो कौन सा ऊर्जा होता है उसमें? क्या रासायनिक ऊर्जा उत्सर्जित होता है? क्या सौर विद्युत? उसमें कौन सा फोटोसिंथेसिस में? तो सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारा है एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मिथाइल अल्कोहल, बी दे रखा है इथाइल अल्कोहल, सी दे रखा है ब्यूटेन और डी दे रखा है एसीटोन। तो हमारा एथेनॉल का जो सामान्य नाम होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है CH4, बी दे रखा है C4H10, डी दे रखा है C2H2, सी दे रखा है C2H2 और डी दे रखा है CO2। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? C4H10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है डिटर्जेंट किससे बनते हैं? यानी कि डिटर्जेंट जो होते हैं इनमें से किससे बनते हैं? पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है पेट्रोलियम उत्पादों से, बी में दे रखा है NaOH से, सी में दे रखा है CSCO3 से बनते हैं और डी में दे रखा है HCl से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेट्रोलियम से बनता है डिटर्जेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ड्राई आइस, सी दे रखा है स्नो आइस, ब्लैक आइस सी में, और डी में देख रखा है मिनरल आइस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? ड्राई आइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा जा रहा है इथेनॉल को अधिक पीने से
कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी कि एथेनॉल के सेवन करने से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हृदय, बी दे रखा है यकृत यानी कि लीवर, और सी दे रखा है फेफड़ा, और डी दे रखा है गुर्दा। तो हमें एथेनॉल का सेवन करने से किसी भी व्यक्ति का जो लीवर होता है वो प्रभावित होता है, यानी कि लीवर जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, वह नष्ट होने लगता है। इसीलिए एथेनॉल का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का ज्वाला का रंग क्या होता है, यानी कि जो सोडियम है वो जलता है तो उसका ज्वाला का रंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है लाल, बी में दे रखा है पीला, सी में दे रखा है हरा, और डी में दे रखा है नीला। तो सोडियम के ज्वाला का रंग कैसा होता है, पीला। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है BaSO4 का अवक्षेप कैसा होता है, यानी कि BaSO4 जो है उसका अवक्षेप कैसा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है नीला, बी दे रखा है सफ़ेद, और सी दे रखा है लाल, और डी दे रखा है काला। तो कैसा होता है, सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दे रखा है CO गैस को क्या कहते हैं, जो हमारा CO गैस है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी दे रखा है मीथेन, और डी दे रखा है ऑक्सीजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। CO को क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, और HNO3 को क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एल्युमिनियम, बी दे रखा है सोडियम, और सी दे रखा है लिथियम, और डी दे रखा है कैल्शियम। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे हल्की धातु पूछा गया है वो कौन सा होगा, तो हमारा लिथियम होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती के जलने पर कौन सी ऊर्जा निकलती है, पूछा जा रहा है। जब हमारा मोमबत्ती जलता है तो उसमें से कौन सी ऊर्जा, यानी कि कौन सी ऊर्जा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है रासायनिक ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा में प्रकाश निकलता है, बी दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा निकलता है, डी दे रखा है नाभिकीय ऊर्जा निकलता है। तो कैसी ऊर्जा निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। किसी भी आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऊष्मा और प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Na2SiO3, बी दे रखा है CaSO4, सी दे रखा है NaOH, डी दे रखा है CaCO3। तो हमारा कांच का जो मुख्य घटक है Na2SiO3 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, पूछा जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए दे रखा है केवल ऑक्सीकरण, बी दे रखा है केवल अपचयन, सी दे रखा है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, और डी दे रखा है कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए धन्यवाद।